नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। फिजिक्स वन लाइनर हम पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ मुख्य परिभाषाएं एवं अन्य। तो चलते हैं क्लास पर। कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अदिश राशियां। तो अदिश राशियां क्या होती है? तो वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होती, तो दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण क्या क्या है इसके? उदाहरण हो गया इसका द्रव्यमान, समय, लंबाई, तापमान, कार्य, ऊर्जा, दाब, विशिष्ट ऊष्मा, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, आवृत्ति, विभव इत्यादि सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। इनमें दिशा नहीं होती, जबकि क्या होता है? इनमें परिमाण होता है। फिर आती है सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। तो सदिश राशियां क्या है? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? सदिश राशियां। अर्थात परिमाण व दिशा दोनों की जिसमें आवश्यकता हो वे कहलाती है सदिश राशियां। उदाहरण क्या क्या होंगे इसके? वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल बल आघूर्ण हो गया, आवेग हो गया, आयाम हो गया इत्यादि सभी सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट आता है दूरी, डिस्टेंस। तो दूरी की परिभाषा क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। फिर आता है विस्थापन। तो विस्थापन की परिभाषा क्या है? वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच दिशीय दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहां से वस्तु चल रही है और जहां जाके वो अपनी अंतिम स्थिति में है या रुकती है, उन दोनों बिंदुओं के जो बीच की सीधी दूरी होगी वो क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहां से चली और वो ये पथ लेती हुई यहां पे आकर रुक गई, तो उसकी जो चली गई दूरी है वो तो इस कुल पथ की लंबाई के बराबर होगी, लेकिन जो विस्थापन है वो कितना होगा? इस बिंदु से ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की सीधी दूरी। यहां से यहां तक की ये जो सीधी दूरी होगी ये क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। आए बात समझ में? अब इसमें एक चीज और है, दूरी या चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। दूरी शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो यहां से वस्तु चली और चल के वापस इसी जगह पे आके रुक गई, तो विस्थापन क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सीधी दूरी जो है वो विस्थापन कहलाती है। तो जहां से चला वहां पे आके रुक गया तो विस्थापन कितना हो जाएगा? जीरो, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है चाल।
तो चाल की परिभाषा क्या है? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी एकांक समय में वो वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है उसको उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। नेक्स्ट आता है वेग, वेलोसिटी। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा है उसी में चली गई जो दूरी है उसी को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। जबकि चाल क्या होती है? चाल की कोई दिशा निश्चित नहीं होती, वो किसी भी दिशा में दूरी तय कर सकता है, उसको चाल कहते हैं। और निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। नेक्स्ट आता है त्वरण। अब देखो वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? निश्चित दिशा में तय दूरी निश्चित दिशा में तय दूरी बटा समय, ये क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। त्वरण की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वस्तु का वेग है उसमें जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी गाड़ी चल रही है 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो उससे बढ़ के 10 की स्पीड हो जाएगी। उसमें क्या हो रहा है? उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, तो जिस दर से परिवर्तन हो रहा है उसी को त्वरण कहा जाता है। अब त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने सुना होगा F बराबर एम ए, फोर्स यानी बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? F बटा एम, बल बटा द्रव्यमान। नेक्स्ट है फिर कार्य। तो किसी वस्तु पर कोई बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना किस प्रकार? कोई बाह्य बल लगाकर, वो क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। नेक्स्ट है शक्ति या सामर्थ्य। तो किसी मशीन या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ऊर्जा। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलो आगे। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा अवस्था के कारण विद्यमान कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? तो बांध में रुका हुआ जल, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है बल यानी फोर्स। बल धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय के मध्य कार्य करते हैं। तीनों क्या है? तो एक निकाय से दूसरे निकाय के मध्य किया गया जो कार्य है वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है? तो दो पिंडों में उनके द्रव्यमान के कारण आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उदाहरण क्या क्या इसका? पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा तथा अन्य उपग्रहों का घूमना। वो किसकी वजह से घूमते हैं?
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। नेक्स्ट आता है फिर संवेग, मोमेंटम। तो मोमेंटम की परिभाषा क्या होगी? किसी पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को पिंड का संवेग कहते हैं। नेक्स्ट बल आघूर्ण यानी टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो किसी बाह्य बल द्वारा एक पिंड को किसी अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः, जैसे मान लो ये अक्ष है, इसके चारों तरफ घूमने की जो प्रवृत्ति है उसी को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट चलिए जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। फिर आता है गुरुत्व यानी ग्रेविटी। तो गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के कारण उत्पन्न आकार अथवा रूप में परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है वह वस्तु अपनी पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेती है। यह क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता कहलाती है। नेक्स्ट आता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है। यह कहलाता है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है सहसंजन बल, कोहेसिव फोर्स। इसकी परिभाषा होगी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को सहसंजन बल कहते हैं। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आता है आसंजन बल, एडेसिव फोर्स। तो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। ताप, टेम्परेचर। तो किसी वस्तु का ताप उसकी गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप होती है। फिर है विशिष्ट उष्मा यानी स्पेसिफिक हीट। इसकी परिभाषा क्या होगी? तो किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक हो, उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रकाश, लाइट। तो यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, तो प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को ही अपवर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश की जो किरण होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, जो अपना निश्चित मार्ग होता है उससे विचलित हो जाती है, उससे अलग हो जाती है। उसी को ही क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, ये रिफ्रैक्शन है और ये रिफ्लेक्शन है। प्रकाश द्वारा किसी माध्यम से टकराकर एक निश्चित दिशा में लौट जाने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जो है वो किसी माध्यम से टकराएगा और वापस से मतलब उसके सामने गमन नहीं करके किसी निश्चित दिशा में वापस लौट जाएगा। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। परिभाषा क्या होगी? तो किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा
आंख पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन समता कहते हैं, या ये अनुपात आवर्धन समता के बराबर अनुपात के बराबर होती है। अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव। तो जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। फिर है अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसकी परिभाषा होगी कि जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं तो तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम की परिभाषा क्या होगी? माध्यम का कोई कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को आयाम कहते हैं और इसे ऐसे व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो माध्यम का कोई भी कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं और इसे टी से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। तो माध्यम का कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को आवर्ती कहते हैं, इसे एन से व्यक्त करते हैं। तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ। वेवलेंथ की परिभाषा क्या होगी? माध्यम के किसी भी कण के पूरे कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं और इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। जब किसी माध्यम में एक ही आवर्ती की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तथा कुछ पर न्यूनतम या शून्य होती है। इसी घटना को व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस कहते हैं। श्रव्य तरंगें, जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, हमारे कान द्वारा सुनी जाने वाली तरंग की आवृत्ति, इसमें आगे चला गया कट के, निम्नतम 20 हर्ट्ज तथा उच्चतम 20,000 हर्ट्ज है। तो 20,000 हर्ट्ज से उच्च आवृत्ति की तरंगों की आवृत्ति सुनने पर कान का पर्दा शीघ्रता से दोलन नहीं कर पाता, फलस्वरूप ये सुनाई नहीं पड़ती है। मतलब जो हम जिस आवृत्ति पर हम सुन सकते हैं वो आवृत्ति है, निम्नतम तो 20 हर्ट्ज है और उच्चतम 20,000 हर्ट्ज है। इन दोनों के बीच ही हम सुन सकते हैं। जो 20,000 से ऊपर की जो आवृत्ति होती है उसे उच्च आवृत्ति कहते हैं और ये जो तरंगे हैं इस आवृत्ति को सुनने पर कान का पर्दा शीघ्रता से दोलन नहीं कर पाता, इसी वजह से ये सुनाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है अवश्रव्य तरंगे, तीनों यहां आ गई। तो अवश्रव्य तरंगे कौन सी है? तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे भी हमें सुनाई नहीं पड़ती है। फिर है पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव। तो 20,000 हर्ट्ज से उच्च आवृत्ति की तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। यह मनुष्य को सुनाई नहीं देती है। चमगादड़ 1 लाख हर्ट्ज तक की तरंगों को सुन लेता है। और जो 20 से 20,000 के बीच की जो तरंगे हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अनुश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट आता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी परिभाषा होगी
किसी विद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव परिरक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक आने में किए गए कार्य तथा परिरक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। इसका मात्रक V होता है। फिर है धारिता कैपेसिटी। किसी चालक की धारिता उसे दिए गए आवेश तथा इस आवेश के कारण उसके विभव से होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं और इसका मात्रक फेरड कैपिटल F होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो परिभाषा क्या होगी? किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। विद्युत परिपथ प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को विद्युत परिपथ प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसे कैसे लिखा जाता है? ये इसका सिंबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट आता है समस्थानिक आइसोटोप्स। तो तत्व के भिन्न भिन्न भार के परमाणुओं को जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं समस्थानिक कहते हैं। मतलब क्या है इसका? क्या उनका परमाणु भार अलग अलग होगा लेकिन जो उनके रासायनिक गुण हैं वो समान होंगे, वह क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। नेक्स्ट है संभारिक आइसोबार्स। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होता है किंतु परमाणु भार समान होता है वह क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है अब है बल नियोजन के कुछ दैनिक उदाहरण। बल नियोजन के उदाहरण दे रखे हैं नीचे। इनमें से भी क्वेश्चन दिया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्या है? किसी घास के रोल को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। कोई घास का रोल होता है उससे हम धक्का लगाते हैं तो वो जितना दूर नहीं जा पाता जितना हम उसको खींच कर ले जाते हैं। तो खींचना क्या होता है? उसको आसान होता है। घास के रोल का मतलब है घास का जो गट्ठर होता है। नेक्स्ट है किनारे पर खड़े होकर नाव को रस्सी द्वारा खींचने के लिए लंबी रस्सी लेनी चाहिए। फिर आता है साइकिल को सरलता पूर्वक चलाने के लिए साइकिल सवार को पैर द्वारा क्रैंक के लंबवत बल लगाना चाहिए। उसके लंबवत यानी 90 डिग्री को ऊपर से बल लगेगा तभी साइकिल सरलता पूर्वक चल पाएगी। नेक्स्ट आता है कि जब वायु मंद गति से चल रही हो तो पतंग उड़ाने से पहले उसे लेकर दौड़ना चाहिए। जब मंद गति से हवा चल रही है बिल्कुल तो पतंग को उड़ाने से पहले उसको लेकर दौड़ना चाहिए जिससे वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चली जाती है और आसानी से उड़ने लगती है। जो छोटे बच्चे हैं देखा होगा आपने जिनको पतंग उड़ाना नहीं आता आसानी से, वो पतंग के धागा बांधते हैं और लेकर उसको दौड़ लगाते हैं तो पतंग ऊपर चली जाती है। फिर आता है बलों के संयोजन का दैनिक उदाहरण। तो बलों के संयोजन का उदाहरण क्या है? तो तस्वीर टांगने के लिए सदैव लंबी डोरी का उपयोग करना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि बलों का जो त्रिभुज नियम है उसके मुताबिक तस्वीर टांगेंगे तो उसमें डोरी का उपयोग लंबा करना चाहिए, लंबी डोरी का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है
प्रकृति में आधारभूत बल। तो कौन सा है? सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये क्या है? कि सभी वस्तुओं को पृथ्वी इस बल के कारण अपनी ओर खींचती है, इसी के कारण वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। फिर है स्थिर विद्युत बल। तो किन्हीं दो विद्युत आवेशों के बीच विद्यमान बल क्या होता है? स्थिर विद्युत बल होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय बल। तो पृथ्वी में विद्यमान चुंबकत्व के कारण लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। इसी बल के कारण चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। यह बल केवल चुंबकीय पदार्थों पर ही कार्य करता है। फिर नेक्स्ट आता है विद्युत चुंबकीय बल। तो ये क्या होता है? तो धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। फिर आता है रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। तो पदार्थ से स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियोधर्मिता कहते हैं। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो भारी नाभिकों का हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। दो परस्पर हल्के नाभिकों का संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाना नाभिकीय संलयन कहलाता है। नेक्स्ट अब है दैनिक जीवन में जड़त्व के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इनके भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कि निम्न में से जड़त्व का उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बताना होगा। या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा, भाई गाड़ी चल रही है, एकदम धक्का लगता है, मनुष्य गिरता है, तो ये किसका उदाहरण है? उन सबके जो उदाहरण है वो दिए गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला है कि चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक देने पर यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। इस स्थिति में गाड़ी का वेग घटकर शून्य हो जाता है। गाड़ी के संपर्क में होने के कारण यात्री के शरीर का निचला भाग का वेग घटकर शून्य हो जाता है, परंतु शरीर के ऊपरी भाग जड़त्व के कारण समान वेग से आगे की ओर चलने का प्रयत्न करता है। यही कारण है कि शरीर आगे की ओर झुक जाता है। फिर आता है दूसरा उदाहरण इसका, रेलगाड़ी या बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो जड़त्व का अनुसरण करता है, लेकिन जो निचला हिस्सा है वो चलने लगता है, इसी वजह से वो पीछे की ओर गिर जाता है। नेक्स्ट है फिर चलती गाड़ी से उतरने पर मनुष्य को गाड़ी की चलने की दिशा में कुछ दूर तक दौड़ना पड़ता है। फिर है कंबल को छड़ी से पीटने या हाथ में लेकर झटकने से, जमीन पर पटकने से उसके धूल के कण अलग हो जाते हैं। यह भी किसका कारण है? यह जड़त्व के कारण होता है। एक गिलास के ऊपर कार्ड रख दिया जाए तो कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखकर यदि कार्ड तेजी से खींचा जाए तो सिक्का ग्लास में गिर जाता है, क्योंकि वह जड़त्व में रहता है। फिर नेक्स्ट है यदि हथौड़ा हत्थे से ढीला हो तो उसके हत्थे को पृथ्वी पर उद्वरित पटकने से हथौड़ा हत्थे से कस जाता है। पटकने से पहले हथौड़ा तथा हत्था दोनों ही नीचे की ओर चलते हैं। जमीन से लगते ही हत्थे का वेग शून्य हो जाता है, लेकिन हथौड़ा अपने जड़त्व के कारण चलता ही रहता है और हत्थे में कस जाता है। देखा होगा आपने, जो भी कोई लोहार वगैरह होते हैं, कोई लोहे का कार्य करने वाले या फिर कोई जो राजमिस्त्री होता है, मकान चिनाई वाला होता है, वो हथौड़ा होता है उसके हत्थे को नीचे मारता है, जिससे क्या होता है? हथौड़ा फिक्स हो जाता है, वो बाहर निकलता नहीं है। नेक्स्ट है पेड़ को हिलाने से पक्के फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। फिर आगे है बंदूक के छर्रे से खिड़की की कांच में एक स्पष्ट छेद बन जाता है, लेकिन कांच नहीं चटकता है। यह भी किसका उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है। नेक्स्ट है जीवन में, दैनिक जीवन में तृतीय नियम के उदाहरण।
जो न्यूटन का तृतीय नियम है उसके उदाहरण है। तो क्या है, यदि मेज पर पुस्तक रखी हुई है तो मेज पर पुस्तक के भार के बराबर बल नीचे की ओर लग रहा है। मेज भी पुस्तक को इतना ही बल लगाकर ऊपर उठाती है। यदि वह ऊपर उठाने वाला बल न हो तो पुस्तक अपने भार के कारण पृथ्वी पर गिर जाएगी। नेक्स्ट, इसी प्रकार जब पुस्तक पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तब यद्यपि पुस्तक पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तथा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल परस्पर बराबर तथा विपरीत हैं, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान पुस्तक के द्रव्यमान की अपेक्षा बहुत अधिक होने के कारण यह बल पृथ्वी में लगभग शून्य त्वरण उत्पन्न कर पाता है, अर्थात गति उत्पन्न नहीं कर पाता है, जबकि यही बल पुस्तक में बहुत अधिक त्वरण उत्पन्न कर देता है, जिससे पुस्तक पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। फिर आगे है, कुएं से पानी खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए तो आदमी पीछे की ओर गिर पड़ता है। झटका लगता है ना, और आदमी पीछे की ओर गिर जाता है। नेक्स्ट, घोड़ा गाड़ी को जितने बल से खींचता है गाड़ी भी उतना ही बल पीछे की ओर लगाती है, फिर भी गाड़ी आगे बढ़ती है। फिर आता है, तो दौड़ते समय आदमी को सामने की ओर वेग प्राप्त हो जाता है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। फिर आता है इसी में रॉकेट की गति। तो रॉकेट में ईंधन के जलने से गैस बनती है। कम स्थान तथा ताप अधिक होने के कारण गैस का दाब बहुत अधिक होता है। रॉकेट के पीछे एक छोटे छिद्र से इस गैस को पीछे निकाला जाता है। न्यूटन के तृतीय नियमानुसार जितना बल दाब के कारण गैस पर रॉकेट द्वारा पीछे की ओर आरोपित होता है, उतना ही बल गैस रॉकेट के ऊपर विपरीत दिशा में अर्थात सामने की ओर लगाती है। अतः गैस में जितना पीछे की ओर संवेग परिवर्तन होता है, रॉकेट में उतना ही संवेग परिवर्तन सामने की ओर उत्पन्न हो जाता है, जिससे रॉकेट गति करता है। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण के उदाहरण। सबसे पहला है नाव या हवाई जहाज नौदन। तो इसमें गतिशील वस्तु यानी हवाई जहाज में आगे लगा हुआ पंखा या नाव में पतवार बहुत तेजी से बाह्य माध्यम यानी वायु अथवा जल को पीछे की ओर धकेलती है। यह जहाज के पंखों से टकराती है, जिसकी प्रतिक्रिया के कारण जहाज अथवा नाव बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रणोद प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि हवाई जहाज अधिक ऊंचाई तक नहीं जा सकते, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर उन्हें पर्याप्त माध्यम यानी वायु नहीं मिल पाती है। फिर आता है जेट नौदन, जेट प्रोपल्सन। तो जेट इंजन वायुमंडल से कुछ वायु अपने अंदर खींचकर उसे संपीड़ित करता है। इस संपीड़ित वायु में ईंधन मिलाकर स्पार्क प्लग द्वारा ईंधन को जलाते हैं, जिससे बहुत अधिक ताप व दाब उत्पन्न हो जाता है। अब यह गर्म गैस किसी छोटे छिद्र से होकर एक पतली तीव्र धारा जेट के रूप में बाहर निकलती है, जिसे इसका वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है, अर्थात संवेग बदलता है। इसकी प्रतिक्रिया के कारण गैस द्वारा इंजन पर आगे की ओर बहुत अधिक बल आरोपित होता है, जिससे जेट इंजन स्वयं आगे बढ़ जाता है। स्पष्ट है कि जेट विमान के लिए वायुमंडल आवश्यक है। नेक्स्ट है फिर रॉकेट नौदन। रॉकेट नौदन में क्या है, तो जेट नौदन की भांति रॉकेट नौदन भी संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। केवल अंतर यह है कि रॉकेट नौदन में रॉकेट इंजन को वायुमंडल से वायु की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात रॉकेट निर्वात में भी जा सकता है, क्योंकि रॉकेट में इंजन के अंदर ही ईंधन तथा आवश्यक ऑक्सीकारक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। रॉकेट के इंजन में ईंधन के जलने से गैस बनती है, जिससे एक छोटे छिद्र से होकर अधिक संवेग से पीछे निकाला जाता है। जितना बल गैस को पीछे निकलने में आरोपित होता है, उतना ही बल
गैस रॉकेट पर विपरीत दिशा अर्थात सामने की ओर लगाता है। इसके अतिरिक्त ईंधन के जलकर निकलते रहने के कारण रॉकेट त्वरण द्रव्यमान धीरे धीरे कम होता जाता है, जिससे रॉकेट का त्वरण बढ़ता जाता है जब तक कि रॉकेट का संपूर्ण ईंधन समाप्त नहीं हो जाता। आया समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में अभिकेंद्री व अपकेंद्री बल के कुछ उदाहरण। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके जो रेलवे के एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं ये। तो क्या क्या उदाहरण है? तो चलिए, तो पहले है तो वृत्ताकार मार्ग पर साइकिल मोड़ते समय साइकिल सवार साइकिल सहित मार्ग के केंद्र की ओर झुक जाता है। यदि कोई साइकिल सवार अपनी साइकिल को सड़क पर किसी मोड़ पर मोड़ता है अथवा किसी वृत्ताकार मार्ग को चलता है तो वह साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाता है। वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल सड़क तथा साइकिल के पहियों के मध्य लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। अतः साइकिल सवार को मोड़ पर मुड़ते समय फिसलने से बचाने के लिए साइकिल की चाल कम कर देना चाहिए तथा उसको तीक्ष्ण मोड़ नहीं लेना चाहिए, अर्थात मोड़ पर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का मान अधिक रखना चाहिए। स्पष्ट है कि बरसात के दिनों में सड़क पर घर्षण बल कम हो जाने के कारण ही साइकिल अथवा स्कूटर फिसलने की घटनाएं प्राय हो जाती है। नेक्स्ट है फिर मोड़ पर सड़कों तथा रेल का पटरियों में मोड़ के केंद्र की ओर ढलाव रखा जाता है। जो मतलब मोड़ होता है उसका जो केंद्र होता है उसकी तरफ ही ढलाव रखा जाता है जिस साइड वो घूमता है, क्योंकि वास्तव में मोड़ लेते समय कार, बस, ट्रक आदि को साइकिल के समान केंद्र की ओर झुकना संभव नहीं है। अतः मोड़ पर सड़क को कुछ ढलाव देते हैं तथा रेल की बाहरी पटरी को भीतरी पटरी की अपेक्षा कुछ ऊंचा उठा देते हैं, जिससे कि वृत्तीय गति में आवश्यक अभिकेंद्री बल पर्याप्त हो जाए तथा फिसलने का डर नहीं रहे। हम साइकिल चलाते हैं तो उसमें तो हम क्या है झुक जाते हैं, थोड़ा वो दबाव मिल जाता है, लेकिन सड़कों में जो जैसे बड़ी गाड़ियां चलती है, कार चलती है, बस चलता है, ट्रक चलता है, उसको हम झुका थोड़ी सकते हैं। तो इसके कारण क्या किया जाता है, उसको झुकाने के लिए जो पथ होता है यानी सड़क होती है उसी में ढलाव दे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है अपकेंद्रित सेंट्रीफ्यूग। तो किसी द्रव्य में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त मशीन को अपकेंद्रित कहते हैं। यदि किसी द्रव्य को एक पात्र में भरकर तीव्र गति से घुमाया जाता है तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के कण घूर्णन अक्ष से भिन्न भिन्न दूरियों पर एकत्रित हो जाते हैं। भारी कणों की अक्ष से दूरी अधिक तथा हल्के कणों की अक्ष से दूरी कम होती है। इसका क्या उदाहरण है? जैसे दूध से क्रीम निकालना या दही से मक्खन निकालना, ये सब क्या है? इसी के उदाहरण है। देखो आगे आ गया। दूध से क्रीम निकालने की मशीन का कार्य सिद्धांत यही है। एक बर्तन में दूध भरकर तेजी से घुमाया जाता है। क्रीम के कण दूध के कणों की अपेक्षा हल्के होते हैं, अतः क्रीम के कण कम त्रिज्या का मार्ग लेते हैं और बर्तन के बाहरी भाग में आ जाते हैं। इस प्रकार दूध से क्रीम अलग हो जाती है। नेक्स्ट है पलायन वेग का मान। क्या क्या होता है ये पूछा जाता है, पलायन वेग का मान। तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा तल से पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये क्यों है? क्योंकि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम लगता है। सौर मंडल से पलायन वेग का मान कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास समाप्त करते हैं। जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।